अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अपने वक्त का ताकतवर तरीन हुक्मरान फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुनिया छोड़ गया है। जी हाँ, साबिक सदर का इंतकाल हो गया दुबई में और सारा दिन ज़ाहिर उनके इंतकाल के हवाले से हम देखते रहे कि रद्द-ए-अमल आ रहा था सोशल मीडिया पर भी, और बहुत सारे लोग उनका जो पूरा दौर था उसको एनालाइज कर रहे थे कि उनके दौरे हुकूमत में क्या कुछ अच्छा हुआ और कौन से गलत फैसले थे जिनकी सज़ा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। तो बड़ी इस पर डिस्कशन हो रही थी। थोड़ी आज हम भी बात करेंगे कि आखिर परवेज़ मुशर्रफ साहब क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं और उनकी ज़िंदगी से क्या कुछ सीखने की भी ज़रूरत है, और फिर ये भी कि कौन सी पॉजिटिव चीज़ें थी जो उन्होंने की पाकिस्तान के लिए। तो इसके हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू होगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर की। 5 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। हर साल तकारीब, फिर से अहदे वफा और फिर से वही खराज तहसीन भी पेश किया जाता है कश्मीरियों की कुर्बानियों को। लेकिन क्या बात यहीं तक महदूद रहेगी या फिर उससे आगे भी कुछ जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आखिर हकीकी तौर पर कैसे अमली तौर पर हिस्सा लिया जा सकता है कश्मीर को उसका हक दिलवाने के लिए, इसके हवाले से भी, और फिर जो ओवरऑल एक मुल्क में सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और इस प्रोग्राम में खास तौर पर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ तज्जियाकार। आपको भी खुशामदीद सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो साहब, आपने भी जनरल साहब के साथ बड़ा काम किया और आप उनके वकील भी रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, खास तौर पर संगीन गद्दारी का भी मुकदमा आपने उनका जो है वो लड़ा। तो बहैसियत पर्सन आप उन्हें कैसे देखते हैं और आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आज बहुत सारे लोग आज भी क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको और उनके दौर को, तो ये आप समझते हैं कि वाकई उनसे गलतियां तो हुई हैं बहुत ज्यादा? बिल्कुल समीना, मैं उनके साथ जब हाई ट्रेजन का केस था, बाद में बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस था, मुझे बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। आला जन्नत बख्शे, वो बहुत ही एक नफीस आदमी थे और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही साफ गो आदमी थे, बड़े दिलेर आदमी थे। और मैंने उनको जब भी पाकिस्तान के बारे में बात करते सुना तो वो बड़े दर्द दिल रखने वाले आदमी थे। और दूसरी बात है, वो मामला फहम थे, वो बात सुनते थे और अपने ऊपर क्रिटिसिज्म लेते थे। उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनके बारे में अब मुझे याद आती। वो इतने, और दूसरा वो बड़े कल्चर्ड आदमी। मेरे साथ उनका जरा जो रिश्ता था या जो उन्होंने मेरे साथ ताल्लुक रखा, वो बहुत ही एक इज्जत से नवाजा उन्होंने मुझे, और मैं समझता हूँ कि बहैसियत इंसान वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। अब उनकी मुख्तलिफ जो हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब है, वो बहुत ही मुख्तलिफ जहतों के आदमी थे। यानी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, वो प्रेसिडेंट भी थे, एक पॉलिटिकल फिगर भी थे और मिलिट्री के भी का भी उनका एस्पेक्ट था। तो एक बात तो मैंने ये देखी थी कि वो बहुत ही खंदा पेशानी से जो है वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बात भी सुनते थे और हमारी बात भी सुन लेते थे, क्योंकि हम निस्बतन जूनियर वकीलों में थे, लेकिन वो हमेशा बहुत अहमियत देते थे। और दूसरा, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, कश्मीर के इशू को उजागर किया, इंटरनेशनली उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया। लेगेसीज जो उनकी मुख्तलिफ जो क्रिटिसिज्म होता है, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने आप जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं प्राइवेट मीडिया में बैठ के, उन्होंने इसको आज़ादी दी। ये उनके दौर का तोहफा है मीडिया जो है जो अपना। उसके अलावा पाकिस्तान में माशी तौर पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। उस वक्त मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है वो भी उनके दौर में काफ़ी ज़्यादा हुई। बाकी जाहिर है वो क्योंकि एक डिक्टेटर थे, तो कभी भी उनकी वो जो टेक ओवर था, मिलिट्री टेक ओवर, उसको जो है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जो है दो के सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको स्टैम्प कर दिया, लेकिन तौसीक कर दी। लेकिन तारीख में उस चीज को जो है वो उस तरह से जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के और उस दौर में मुकाबला करें तो मुझे उनकी अमरीयत बहुत जमहूरी लगती थी। आज की जमहूरियत बहुत ही अमराना है। ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इमरान साहब, बहुत सारे लोग, बिल्कुल हम भी जाहिर है कहते हैं कोई जब चला जाए दुनिया से तो क्या उसके ऊपर तनकीद, क्या उसके ऊपर कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल की जाए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। लेकिन बहुत से लोग आज भी उनके फैसलों पर ज़रूर तनकीद कर रहे हैं कि जो उनका वॉर ऑन टेरर में इत्तेहादी बनने का फैसला था अमेरिका के
उसने बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। फिर जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान में अकबर भुट्टी साहब के साथ किया वो मामला, फिर जो उनके इस तरह के मुतनाज़ फैसले थे, चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ जो उनका एडवेंचर था जो अल्टीमेटली उनके जाने का सबब भी बना, तो आप समझते हैं कि उनकी दौर से जो अभी तक सिलसिले शुरू हुए में गलत फैसलों के, उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान किसी मुश्किल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है जो आपने खुद कहा कि जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाए तो बेहतर यही होता है कि आप उसकी अच्छाइयाँ याद करें, उसकी बुराइयों को याद ना करें, और अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बैठ के बतौर एनालिस्ट हमें उनके दौर की बहुत सी चीज़ें डिस्कस करना होंगी। हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखता है तो वो चीज़ों को माफ़ नहीं करता। भी हम फैसलों पे तनकीद बिल्कुल ऐसे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नफीस इंसान थे, बड़े दलेर थे, बहुत बहादुर थे, खुद भी करते थे, वो डरते वरते नहीं हैं, बड़ा उनका ये मशहूर था। लेकिन देखिए, आपने जो बात की अमरीकी वार ऑन टेरर की, तो खुद अमरीकी इस बात पे हैरान थे कि जब हमने फ़ोन किया तो हमारा तो ख्याल था पाकिस्तान आगे से रेजिस्ट करेगा और 2-4 हमारी बातें मान लेगा, कोई 3-4 से इनकार कर देगा। लेकिन जनरल साहब मरहूम तो फ़ोन पे उसी तरह मान गए, अमेरिका ने जो कुछ कहा इन्होंने मान लिया। देखिए, ये ऐसी चीज़ थी जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ जानी बल्कि माली भी ऐसा नुकसान हुआ कि जो हम आज तक उसके असरात आज तक भुगत रहे हैं। ये जो यहाँ पे दहशत गर्दी है, मामलात हैं, ये सब उसी का शाखसाना है, उसी का। फिर जैसा आपने ये कहा कि जो सबसे बड़ी बात थी पहले कि वो एक आमर थे, वो उनका आना ही एक गैर कानूनी था, और उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट के या कोई भी के, जब आप कब्जा करके रात के अंधेरे में किसी का घर लूट के कब्जा कर लें तो चाहे आप जितनी मर्जी खैरात करते रहे, नेकियां करते रहे, वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो वो इक़्तिदार में आना ही उनका ऐसा गलत फैसला था कि उनके कोई भी अच्छे फैसले उससे छोटे हैं। फिर अकबर भुट्टी पॉलिसी आप देखिए, बलोचिस्तान में जो शोरश पैदा हुई और जो हालात आज तक हम भुगत रहे हैं, वो भी भुट्टी साहब के साथ जो उन्होंने किया और जिस तरह से किया वो फैसला गलत था। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, आपको खुद याद होगा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जिन लोगों पे अपने कत्ल का, उनमें एक जनरल मुशर्रफ साहब भी थे। लाल मस्जिद ऑपरेशन, इसको आप किसी तौर नहीं भूल सकते कि लाल मस्जिद ऑपरेशन जो इन्होंने किया और जिस तरह से किया, उसके असरात बाद में सियासी जमातों को भी भुगतना पड़े और पूरे मुल्क को भी उसका सामना हुआ। फिर इन्होंने PCO के तहत एमरजेंसी पहले लगाई और जजों से खलफ लिया और वो तहरीक चली, वो सब आपके सामने। देखें, मामला सिर्फ इतना है, चीज आप भूल गए जो इमरान खान साहब समझते हैं सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक थी, वो ये कि उन्होंने NRO दिया जो कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। अब सुने, मामला असल ये है कि देखें, इन्होंने जो कुछ भी किया उस वक्त हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि इससे मुल्क को फायदा होगा, क्योंकि एक उनकी जो सबसे पॉजिटिव बात थी वो ये थी कि सबसे पहले पाकिस्तान का नारा भी उन्होंने ही दिया था। उन्होंने ही कहा था सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ हो, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने 65 और 71 की जंग भी लड़ी, वो बहादुर आदमी थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जंगें भी लड़ी, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी, मैशियत को भी उन्होंने अपनी तरफ से रोल ओवर करने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली उनकी सारी इच्छाइयां सियासी गलतियों के बोझ तले दब जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपने आखिर में इसको समेटा, अच्छा है। लेकिन मैं जनरल साहब से जरूर राय लूंगी इस मामले पर। जनरल साहब, आपके नजदीक उन जनरल साहब, आप पहले बता भी रहे थे जो उनके साथ आपका अपना भी एक जाती ताल्लुक रहा, लेकिन आप क्या समझते हैं तारीख उन्हें कैसे याद रखेगी? क्या कोई सुनहरी रूप में याद रखेगी या फिर कोई स्याह बाब लिखा जाएगा उनके लिए? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की अपनी शख्सियत जो है वो उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी हैं। अभी जैसे इमरान याकूब साहब बात कर रहे थे, क्योंकि फैसले जो सियासी फैसले हैं, क्योंकि आपके तहादी साथ सियासत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने मुफादात हैं और वो आपके ऊपर प्रिवेल करते हैं। इस वजह से कुछ न कुछ ऐसे फैसले भी आ जाते हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि एक मिक्स बैग होता है जिसमें कुछ अच्छाइयां आपकी हैं, कुछ आपकी कमजोरियां भी हैं। मैं मसलन जो कमजोरियां उसमें मैं NRO को मैं सबसे ज्यादा समझता हूं कि वो एक गलत कदम था। उसने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसाइल बाद में पैदा किए। MQM ने उसकी आड़ में अपने कत्ल के केस भी खत्म करा लिए
और करप्शन के तो आपने देखा ही कि सब जरदारी साहब वगैरह सब ये, वरना ये नजदीक नहीं आ सकते थे कभी हुकूमत के। तो ये यूं है जैसे आप यूं कह लीजिए कि अगर किसी ने मेरे पैसे देने हैं तो मैं हक रखता हूं कि मैं उसको माफ कर दूं, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अवाम के किसी ने देने हैं तो उसमें मैं कौन हूं उसको कहने वाला कि अच्छा ठीक है जिनको माफी दे दे। वो तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी तरह लाल मस्जिद वाला फैसला, लेकिन मैं एज ए पर्सन जो मैंने उनको सर्विस में देखे, एक तो वो बड़ा प्रोफेशनल सोल्जर था, काम बहुत अच्छा जानता था अपना, और बहुत दिलेर आदमी था, कभी उसने बुज़दिली नहीं दिखाई, बड़े उसमें अहलियत थी कि मुंह पे बात कर सकता था, मुंह पे बात करता भी था कि ये इस तरह तुम्हारी गलती है। और उसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत उसको थी, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं समझता हूं कि वो उसका बहुत बड़ा एसेट था। बहुत शिद्दत से वो पाकिस्तान को हमायत करता था, मोहब्बत करता था। और सर्विस में मैंने कभी उस शख्स को पैसे की लालच नहीं करते देखा था। उसके पास अक्सर पैसे वैसे जो होते थे वो दोस्तों में बैठ के खा पी जाते, खिला दिया करता था, और कभी लालच कभी नहीं की। तो ये उसकी अच्छाइयां थी। फिर आप देखिए कि आप उसके दौर में 2-3 बड़े अच्छे काम हुए, मीडिया ने बड़ा फ्लरिश किया उसके दौर में, बड़े नए चैनल्स खोले उस वक्त आपने देखा जी। फिर खवातीन की रिजर्व सीट्स आई पार्लियामेंट में, फिर ये बल्दियाती निजाम उन्होंने राइज किया जो कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आपको दी। तो बात बड़े अच्छे काम भी किए और बात कंट्रोवर्शियल भी किए। तो इसी तरह है कि एक मिक्स बैग है। सही। अच्छा जनरल साहब, अब थोड़ा सा मैं इसको आज के दौर से रिलेट भी करना चाहूंगी। आपने जैसे खुद कहा कि बहुत सी अच्छी चीजें भी थी, बहुत सी, लेकिन अल्टीमेटली जब वो निकले तो जाहिर है पावर से जब वो निकले तो वो अनपॉपुलर थे बहुत ज्यादा, और बड़ा बोझ था उस वक्त फौजी क़यादत पर कि जो उनका एक बोझ है उसको कैसे अपने पास से हटाना है ऊपर से। और फिर हमने देखा कि इवेंचुअली उस चीज को किया। लेकिन क्या अब हम ये समझें कि उनकी जो गलतियां थी, जो कुछ भी उन्होंने किया, उससे सीख लिया गया है, फौजी क़यादत, अस्करी क़यादत ने सीख लिया है, और या फिर हम ये समझें कि अभी भी उसी डगर पर गलतियां दोहराने का सिलसिला जारी है? इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे आज के दौर के? देखिए, मैं अगर जनरल बाजवा का जो पीरियड है गुजरा, इसी तरह उससे पहले जनरल कियानी का गुजरा, दरमियान में जनरल राहील शरीफ थे। मैं समझता हूं कि शुरू में जब जनरल कियानी आए तो उन्होंने बहुत हद तक सियासत से अपने आप को अलग किया, बल्कि जहां जहां हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे मुख्तलिफ महकमों में उनको पुल आउट कर दिया। जनरल राहील शरीफ ने अपने आप को बहुत हद तक सियासत से दूर रखा। बयान वगैरह एक दो दिए उन्होंने ऐसे जिन पे के उंगली उठती रही, लेकिन सियासत में वो प्रैक्टिकली नहीं थे। उसके बाद जनरल बाजवा का अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 6 साल पूरे सियासत में रहे। कहा तो सही कि हम ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन ए पॉलिटिकल थे नहीं। आप देख लीजिए कि पहले ही जब इलेक्शन हुआ और इमरान खान इलेक्ट होके आए तो उस वक्त से ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि इन्होंने इलेक्शन में इमरान खान की मदद की है। चुनाचे वो 3.5 साल उसकी हुकूमत रही और सिलेक्टर और सिलेक्टेड का किस्सा चलता रहा। इसी तरह बाद में फिर ये मुख्तलिफ वक्तों पे कोई सेनेट में अगर आ गया नो कॉन्फिडेंस का किस्सा तो उसमें इल्जाम लगने शुरू हुए। बाद में रिजीम चेंज के आप कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा था अमल दखल जिसकी वजह से ये इल्जाम आते रहे। आप अगर राहील शरीफ का देख लें तो उसके वक्त में उसके ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं आए थे, बावजूद इसके कि धरना हुआ था, लेकिन धरने में भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम आता था, उसका नहीं आता। तो बात यह है कि ये इंडिविजुअल्स और पर्सनैलिटीज के साथ बहुत सारा ताल्लुक होता है इन चीजों का, कि वो अपने आप को एक कंट्रोवर्सी से दूर रखना चाहते हैं, बाज इसमें पकड़ समझते हैं। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं बस इसको वाइंड अप भी करूंगी जनरल साहब के टॉपिक को, लेकिन आपके नज़दीक बहुत सारे लोग ही कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल परवेज मुशर्रफ में बड़ा कहा जा सकता है कि सिमिलैरिटीज़ थी उनकी पर्सनालिटी में। दोनों बड़े खुले डुल्ले, बड़े यानी खुलकर बात करने वाले भी थे, और जो पॉलिटिकल उनका एक रहा है रोल भी और कंट्रोल भी, वो भी बड़ा मिलता जुलता रहा है। तो आप समझते हैं कि आपने चूंकि दोनों अदवार देखे हैं, आपके नज़दीक क्या वाकई दोनों में सिमिलैरिटीज़ थी, और क्या वाकई आगे फौजी क़यादत को इन तमाम चीज़ों से अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा अब अल्टीमेटली? देखिए, जनरल बाजवा जनरल मुशर्रफ का तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जनरल मुशर्रफ जो है वो बहुत फर्म आदमी थे, वो बिल्कुल बड़े क्लैरिटी से बात करते थे, और वो जो भी अपनी कमिटमेंट थी उस पर कायम रहते थे।
जनरल बाजवा साहब के बारे में ऐसी बातें जो है वो यकीन से नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने जो बात पता लग रही है, जो सामने आ रही है, उन्होंने तकरीबन हर किसी के साथ जो है वो वादे किए और किसी एक के साथ भी निभा नहीं सके और मामलात को चला नहीं सके। जनरल बाजवा साहब जो है उनकी रिसेंट जो जिस तरह से एक्सपोजर उनका हुआ है, तो आई थिंक उनके बारे में तो जितनी कम बात की जाए उतनी बेहतर है, उनके लिए भी और सबके लिए भी। दूसरा जो आपका पार्ट ये है कि उनमें और वो फौज को अपने आपको सियासत से बिल्कुल रखना तो चाहिए, प्रिंसिपली तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मारूजी हालात में वो रख पाएंगे या रख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि फौज की, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि बहुत ज्यादा एक इस वक्त रोल इतना बड़ा हो गया है कि उसको कटेल भी वो खुद कर सकते हैं, और ये फैसला भी उन्होंने लेना है कि क्या वो इस मामले को ए पॉलिटिकल की तरफ लेके जाना चाहते हैं और वाकई लेके जाना चाहते हैं, या मतलब सिर्फ कहने की हद तक लेना चाहते हैं, क्योंकि फौज इतनी बड़ी है और एस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि उसके साथ कोई भी ज़्यादा लड़ाई तो हो नहीं सकती। बातचीत जो है वो जनरल साहब ज्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं कि क्या इनके सर्कल में वैसी बातचीत चल रही है। तो फौज ने डिसीजन लेना है और एस्टेब्लिशमेंट ने डिसीजन लेना, और जाहिर है मौजूदा जो इंचार्ज है साहब है उनका ये रहता है। जी जनरल साहब, जी जनरल साहब कह लीजिए। मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूं। देखिए बात ये है, मेरी समझ में तो ये आता है कि ये पॉलिटिशियंस ने फैसला करना है कि उनको आर्मी को इन्वॉल्व करना या नहीं। मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं, मुझे पता है कि पॉलिटिशियंस आके अप्रोच करते रहते थे, वो एक दूसरे की चुगलियां भी लगाते थे, मदद भी मांगते थे। आपको पिछले इलेक्शंस का देख लें, ख्वाजा असद साहब ने, ऑल्दो पीएमएलएन बड़े खिलाफ थी लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा असद साहब ने इन्वॉल्व किया जनरल बाजवा को और इलेक्शन में मदद दी। असल किस्सा ये है कि जिस वक्त आर्मी एक ग्रुप की या एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड ले लेती है, उसकी मदद करती है, तो दूसरे वावेला मचाना शुरू हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट देख लें, जब तक पीटीआई के साथ थे तो पीटीआई एक ही पेज पे है, हम एक ही हैं, हम ये है वो है, रोजाना कहानी आप सुनते थे। आज पीटीआई कहां खड़ी है? इसी तरह पीएमएलएन इतनी क्रिटिसाइज करती थी पीडीएम की पार्टियां, आज पीडीएम की पार्टियां मुतमईन है, खुश हैं। कोई वो कहते हैं जी अगर फौज के खिलाफ किसी ने बात की तो बहुत बड़ी गद्दारी है वो। अब तो वो कानून भी लाने वाले हैं, अदलिया और फौज के ऊपर बात ही नहीं हो सकेगी। असल किस्सा ये है कि इनमें मुनाफकत है। अगर ये सारी पार्टियां कम से कम एक पॉइंट पे मुत्तहिद हो जाएं कि फौज को हमने इन्वॉल्व नहीं करना, वो पीटीआई हो पीडीएम हो सारी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आर्मी कभी नजदीक आ सकता। राइट, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी इसकी जिम्मेदारी है और जाहिर है मिलिट्री लीडरशिप पे भी, कि दोनों ही अपने अपने रास्ते को इसका तयन करें। लेकिन इमरान साहब फाइनली आपसे मैं लास्ट कमेंट लूंगी। एक ये जरूर देखा गया है मामला कि चाहे कोई साबिक चीफ भी क्यों ना हो, जो फौज का मौजूदा चीफ होता है या जो भी क़यादत होती है अस्करी, वो उसको ओन करती है और उसके खिलाफ भी एक हद से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, कार्रवाइयाँ हैं, वो नहीं उस तरह से टॉलरेट की जाती। और इस सिलसिले में भी हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जनरल राहील शरीफ साहब भी बड़े टची थे, और अब भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस भी लाया जा रहा है, और उस पर भी हम देख रहे हैं कि जो पीएमएलएन जो बहुत ज़ाहिर उनके मुखालिफ थी, वो उनको रिसीव भी करेंगे, मैयत के लिए स्पेशल तैयारा भी भेजा जाएगा। तो आपको लगता है कि फिर जब आर्मी चीफ्स जो अगर आइन तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी जाती, तो फिर ये चीज़ इसीलिए आगे बढ़ती है और आगे भी हम वही रविश देखते चले जाते हैं? उसकी बुनियादी वजह जो है वही है जो जनरल अमजद साहब ने बयान कर दी है। देखिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस खुद जाके उनके घुटने पकड़ते हैं, उनके पैरों में बैठते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं, अल्लाह दा वास्ता जो सानू माफ़ कर दो, सानू इक़्तिदार दुआ दो। जब आप उनसे जाके खैरात मांगते हैं कि हमारी मदद करें, माफ़ी चाहता हूँ बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही है ना कि उससे कहीं आ जाए हमारी मदद करें और इक़्तिदार दिलवाएं, तो फिर क्या करें? फौज बिल्कुल ठीक करती है। देखिए, एक आर्मी चीफ जो होता है उनका बड़ा एसेट होता है,
वो चाहे रिटायर्ड हो। आपका क्या ख्याल है कि उस जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया था, हवा में उड़ गया। आपका क्या ख्याल है कि कोई भी बंदा उठ के ऐसे ही आर्मी चीफ बन जाता है? आर्मी चीफ वो जनरल बनता है सर, एक वो आर्मी चीफ आर्मी चीफ वो आदमी बनता है जो काबिलियत जिसमें होती है, पूरा एक प्रोसेस है, छलनी से छान के ऊपर तक टॉप लीडरशिप। जब मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारी आर्मी फौज जिसका काम है कि वो अपने फिर उसकी चीफ की पूरी जो है इज्जत का ख्याल करे। ठीक है, लेकिन जी जनरल साहब आप जो कमेंट करना चाह रहे थे, मुकदमा भी बना, सजा भी हुई, फिर वो उड़ गया बिल्कुल, तो ऐसे तो ये चलता रहेगा सिलसिला सर? बिल्कुल, मैं एक चीज आपको बताऊं, आर्मी को उनके ट्रायल के ऊपर एतराज नहीं था। आर्मी ये कहती थी कि ये ट्रायल जो है सबका होना चाहिए, क्योंकि ये आप देखिए ये उनके टेक ओवर करने पे नहीं था, यानी हुकूमत को हटा के खुद बैठने पे नहीं था। ट्रायल उनका हो रहा था कि उन्होंने दरमियान में इमरजेंसी नाफिज की हफ्ते के लिए और आइन को मुअत्तल किया, उसमें सारे शामिल थे। और खास तौर पे जो लॉ मिनिस्टर जिसने सारा ये चीज बनाई थी, वो अब नवाज शरीफ साहब का लॉ मिनिस्टर था उस वक्त, जाहिद अहमद, और पहले इनके साथ गेम खेल गया, मुशर्रफ के साथ बैठ के, फिर दूसरी तरफ जाके मुशर्रफ के ट्रायल के लिए ऊपर लग गया काम पे। तो मुनाफिकत की भी कोई लिमिट होती है ना। ठीक है, अगर सिर्फ सर से पांव तक मुनाफिकत ही हो तो फिर आर्मी शोर मचाएगी। वो कहेंगे कि जनाब आपने करना तो सब तक है। ठीक है जनरल साहब, आपका अच्छा वैलिड पॉइंट है। और वैसे भी सब ये भी बात करता है कि ये सारा अगर कोई करता है, तख्ता उलटता है आकर और आके बैठता है, काबिज होता है, तो ये कोई एक शख्स की बात नहीं होती, सिस्टम की उसको सपोर्ट होती है, अदालतें भी वैलिडेट करती हैं। तो फिर अगर मुकदमा चलेगा तो क्या सिर्फ एक शख्स पे चलेगा? अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है इंस्टीट्यूशन उस पर क्वेश्चन भी करे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को गरीक रहमत करे। और बाकी जाहिर है कि जो उनके फैसले हैं उनके हवाले से तो डिस्कशन आगे भी शायद हिस्ट्री में चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करेंगे कुछ यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उससे भी जुड़ी अहम खबरें आपको देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बचपन से हम देख रहे हैं कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी हर साल मनाया जाता है और अच्छी बात है, कम से कम सॉलिडारिटी हमें शो करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ सॉलिडारिटी इसी तरह से ही शो की जाएगी? क्यों नहीं अब तक किसी ठोस मंतकी हल तक हम पहुंच सके इस मामले पर? क्यों दबाव उस तरह से नहीं भारत पर डाला जा सका? बहुत सारे सवालात हैं इससे जुड़े, हमेशा इस पर बात होती है। लेकिन इमरान साहब, आपके नज़दीक क्या ये काफ़ी है और क्या मजीद किया जा सकता है? हम तो अपने ही मसलों से नहीं निकलते, हमने कश्मीर के लिए वैसे क्या करना है? समीना, एक बात तो तय है कि कश्मीर का मसला सिर्फ करारदाद और ज़बानी कलामी बातों से नहीं हल होगा। अच्छा, अब उसमें क्या है? मेरे नज़दीक इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि कश्मीर का मसला मुज़ाकरात के ज़रिए से ही हल किया जाए। अब मुज़ाकरात की जब आप बात करते हैं तो अभी हमने मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, तो आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में इसमें मुज़ाकरात काफ़ी आगे तक चले गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह आप ये देखें कि मोदी जो है उसको शायद मुज़ाकरात की समझ नहीं आती, मुज़ाकरात की ज़ुबान की समझ नहीं आती। अभी जो उन्होंने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के हवाले से कानून बनाया 5 अगस्त 2019 को, 4 साल होने वाले हैं इसको, आप देखें उसमें उन्होंने कश्मीर में क्या क्या जुल्म सितम नहीं ढाए। उसमें 2 ही चीज़ें रह जाती हैं। वो एक बड़ा, जब ये मसला कश्मीर का मामला बड़ा था ना, तो आपको याद होगा एक जमात की तरफ से वो स्लोगन बनाया गया था कि कश्मीर करारदाद मुज़म्मत से नहीं, हिंदू की मुरम्मत से आज़ाद होगा। तो मामला ये है कि आपकी हुकूमत को, हमारी हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को ये तय करना होगा कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने सिर्फ ये पॉलिसी बयान देने हैं, आप समझे कि रैलियाँ निकाल के अपने शोर पूरा कर देना है, या आपने वाकई वहाँ पे अमलन भी उनकी बेचारे निहत्ते कश्मीरियों की को मदद करनी है, मॉरल सपोर्ट भी, और सिर्फ इखलाकी सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा। आप हर तरह से फिर या उनकी मदद करें या फिर उनसे माफ़ी मांग लें। मदद क्या करनी है, हम खुद दिवालिया में पड़े हैं तो हमने बेचारों को क्या मदद करनी है। लेकिन चौधरी साहब, आपका इस पे मैं लूँगी कमेंट। पहले ये बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि कश्मीर की मदद भी की जाए और सारे जो उसके इंसानी हुकूक है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, उसका आवाज़ भी उसकी उठाई जाए,
लेकिन आपको नहीं लगता है कि बुनियादी कहीं वजह यह भी है कि हमारी रियासत की कोई इस पर पॉलिसी है या नहीं है? कभी हम मुज़ाकरात की तरफ देखते हैं, कभी हम कहते हैं नहीं हमें इस तरह नहीं मसला हल करना, हमें उस तरह करना है, तो हम अभी तक किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है वो गुज़िश्ता 70 साल से जो है वो बिल्कुल फर्म है, अपना उस पर रही है, और उस पर जो है वो किसी किस्म का पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर इशू के ऊपर बड़ी फर्म रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो दीगर लवाजमात है जिससे आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे रिकग्नाइज होते हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, यानी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली आप स्टेबल हो, तो या अपना आपके मामलात इस तरह से हो कि आपकी रियासत जो है वो इस तरह से इफेक्टिव हो, वो नज़र नहीं आता। इंसानी हकूक़ की बात करें तो अब तो पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ का मामला हुआ पड़ा है, तो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो जाए, मुझे तो ये भी खतरा लग गया है कि कश्मीरी जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की अपनी मुआशी हालत, हमारी जो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की और जस्टिस की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज जो है, पहले जब कश्मीर होता था तो अवाम रैली निकालती थी, आज फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी को जो है वो रैली लीड करनी पड़ी। यानी अवाम को आपने इस तरह से उलझा दिया कि ना तो उनके पास कोई इकोनॉमिकली कोई वो सांस ले सकते हैं, इतनी महंगाई करवा दी है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि ये कश्मीर का इशू किसी लगता है कि प्रैक्टिकली कहीं पीछे दबा जा रहा है। और मुझे ये खतरा है कि अगर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया, पाकिस्तान के बहुत सारे दूसरे जो मामलात हैं अगर उनको सही तरह से नहीं देखा गया, तो फिर कश्मीर का इशू कुछ तकरीरों तक, बयानात के हद तक जैसे आगे महदूद हुआ पड़ा है, मजीद महदूद हो जाएगा। तो इस पर एक संजीदगी के साथ बात करनी पड़ेगी। जब तक आप पोलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होंगे, आपकी बात दुनिया में कोई नहीं सुनेगा। जनरल साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पहले भारत से मामलात सेटल हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनके साथ वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी ख़त्म हो जाए तो फिर कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व हो सकता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, पहले कश्मीर रिजॉल्व होगा, उसके बाद उनसे जो है किसी भी किस्म के ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 10 साल वैसे ही कश्मीर पे बात ना हो और बाकी सब चीज़ें सेटल हों और उसके बाद फिर बाद में बात की जाए। आपके नज़दीक, आप बहुत क्लोजली ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं और आपका तो ज़ाहिर सब्जेक्ट भी है, तो आपके नज़दीक क्या बेहतर ऑप्शन है? किस तरह से इस पर अमल दरामद हो सकता है? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो इस पर अमल नहीं करवा सका 75 सालों में अपनी करारदादों पर। देखिए जी, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और ये ड्रामा 75 साल चलता ही रहा है। ये इंडिया का फ्रॉड था, वो आपको ये कहता था कि जी ठीक है कश्मीर पे बात करेंगे, उससे पहले जरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाने चाहिए, दूसरे का मिलना मिलाना, ये चीजें जो हैं इन्होंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। इसी तरह जंगें 3 लड़ी, उससे भी नतीजा न निकला। एक जो हल मौजूद है वो यही था कि बातचीत, लेकिन उसके लिए दोनों साइड पे सिंसियरिटी चाहिए, एक खुलूस चाहिए कि आप बातचीत करें। अब वो भारत नहीं कर रहा, उसने एक पकड़ ली बात के जनाब पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, और पाकिस्तान टेररिज्म करा नहीं रहा, लेकिन उसका उन्होंने इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया दुनिया में कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते थे, दुनिया मान लेती थी। पठानकोट हो, कोई हो, हमने सबकी तहकीकात की। अब मसला ये था कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। ये रैलीज और ये चीजें भी बड़ी अहम है, ये भी दुनिया देखती है और आपके अपने लोगों में शऊर आता है। कम से कम साल में 1-2 दफा आप जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आइंदा नस्ल को पता लगता है कि ये भी कोई इशू है, वरना तो लोग भूल जाए पाकिस्तान में। लेकिन असल चीज यह है कि कश्मीर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त था ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट वायलेशन इतनी जबरदस्त हुई है वहां पे, और उसको लेके हमने आगे चलना था, जो हमने कुछ नहीं किया। हमने एक पैसे का काम नहीं किया। हमारे यहाँ एनजीओ थी, लोग थे जिनको हम स्पॉन्सर कर सकते थे। खवातीन पे इतने जुल्म हुए, हम खवातीन के डेलीगेशन भेज सकते थे। उन मुल्कों में जिनकी हुकूमतें भारत को सपोर्ट कर रही हैं, अगर आप उनके अवाम को जाके सेंसिटाइज करते कि आप देखें आपकी हुकूमत क्या कर रही है, भारत को सपोर्ट कर रही है और भारत औरतों के साथ ये कर रहा है वहां पे, तो उनके अवाम को उन मुल्कों उनकी हुकूमतों पर प्रेशर आता।
लेकिन हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं वर्कआउट की। हमारी एम्बेसीज में एक डेस्क बनना था, वो कुछ नहीं उसका पता चला कि क्या हुआ। कहते थे जी कश्मीर डेस्क होगा, कोई पता नहीं उसका किधर है वो। तो कश्मीर कमेटी हमने बना के तो उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया ब्राइब के तौर पे कि मौलाना फजल रहमान को जी कुछ देना है, लिहाजा आपके याशी के लिए उसको ये दे दें ताकि उसके पैसों पे वो दाएं बाएं करता। ये जो हमने काम किए हैं मुखलिस नहीं है अपने कौज के साथ, बावजूद इसके कि कश्मीर हमारी शहर आ गई, इसमें कोई शक नहीं। हमारे सारे दरिया पानी उधर से आता है, लेकिन हम ऐसी सोई हुई कौम है कि हम बस इसी तरह एक आध नारा लगा के चुप कर जाए। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए जो हमने वर्क। बिल्कुल ठीक है। और अगेन वही बात है कि हम खुद स्टेबल होंगे पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, कहीं हमारी एक वजूद हैसियत होगी जब दुनिया में, तो फिर ही हम कोई अपनी बात मनवाने की भी पोजीशन में होंगे। अदरवाइज तो फिर हमें अपनी ही पड़ी रहेगी, तो फिर कहाँ से बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली बात हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और इशू जिस पर हम हमेशा से ही बड़ा रहते हैं परेशान भी, कि जो तालिबान का मामला है उसके ऊपर अब फिर से हम देख रहे हैं दहशतगर्दी और उसके हवाले से एक पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है वो भी जारी है। एपीसी भी बुलाई गई है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उससे भी कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलने वाला है। तो इमरान साहब, आपके ख्याल से अभी तक ये बात भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब आ भी नहीं रहे उस पर। अभी तो खैर उन्होंने कुछ इस पे ऐलान नहीं किया है कि वो जा रहे या नहीं जा रहे एपीसी में, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मुसलसल टारगेट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इवन तालिबान को कंडेम तक नहीं करते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं और वो इनको सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपके नज़दीक क्या वजह है, इमरान खान साहब क्यों नहीं तालिबान को कंडेम करते अगर खुल के नहीं करते? तो देखिए, गुजारिश ये है कि हर जमात की, हर सियासी लीडर की अपनी एक पॉलिसी होती है। इमरान खान साहब की आप बात करें तो इमरान खान साहब पे बिल्कुल इल्ज़ाम लगता है, तालिबान होने का इल्ज़ाम लगता है, उनके मुखालफिन पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो ये बात सच भी है कि वो तालिबान को लेके कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए आपको नज़र नहीं आते। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इमरान खान साहब बारमला कई दफ़ा ये बारहा ये कह चुके हैं कि जनाब वो समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है, हमें पराए की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उनके मुखालफिन, उनके नाक़दीन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं एपीसी में भी इसलिए शिरकत नहीं करना चाहते वो तालिबान को नाराज़ नहीं करना चाहते। अब आप ये देखिए, उनकी एक ये भी दलील होती है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को हाल ही में कुछ धमकियां भी दी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं जी पीटीआई को तो नहीं दी गई। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि शुक्र करो किसी ने तो नहीं देती। ये क्या चाहते हैं कि सब ही उनकी धमकियों में आ जाएं, लेकिन धमकी जिसे भी मिले, किसी भी सियासी जमात को मिले, हमने हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो तशवीशनाक है। और खुद पीटीआई वाले भी ये बात रिकॉर्ड पे है कि वो कहते हैं जी हम बत्ते भी देते रहे वहां पर, उन्हें भी धमकियां मिलती नहीं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी है जो, उसका या तो फिर ये है कि वो खुद आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लें, हुकूमत से कहें कि जनाब आप छोड़ें इन चीज़ों को, आप मुझे वक्त दें, मैं उनसे मुज़ाकरात करता हूँ और उनसे मामलत करके हल करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए करना है ना, हुकूमत के लिए तो नहीं ये करना काम किसी ने भी, ये तो रियासत पाकिस्तान के लिए काम है। या फिर उसमें हुकूमत का साथ दें, लेकिन अगर वो ये भी नहीं कहते तो फिर लोग उनको पे तनकीद तो करेंगे। ठीक है, तनकीद जायज़ है या नाजायज़ है, और जनरल साहब भी इसको किस तरह से देखते हैं, ये मसला आखिर होगा कैसे सॉर्ट आउट हमेशा के लिए, इस पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, क्या वाकई इमरान खान साहब नरम गोशा रखते हैं तालिबान के लिए, और क्या वजह है इसकी? देखिए, इमरान खान साहब का जो ख्याल है वो तो बड़ा ही ऑब्वियस है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने टीटीपी को कंट्रोल करना है तो आपको काबुल के साथ अपने मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर हकानी और काबुल की हुकूमत आपके साथ नहीं होगी तो फिर टीटीपी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो इस बात के कायल हैं कि पख्तून, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ है पख्तून एरियाज में, अफगान जहाज में भी और बाद में भी, और उसके अवज में पख्तूनों में ये एक तासर कायम है
कि उनके खून के बदले में डॉलर्स दिए जाते हैं। अभी परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद हमारे प्रोग्राम में भी हुई है कि जी आप तालिबान जो है उनके खिलाफ आप एक कॉल पे ढेर हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो अब देखिए, अगर वो पॉलिसी नाकाम हुई है तो फिर उसके अपोजिट तो पॉलिसी फिर एक ही बात है कि आप उनको एंगेज करेंगे, आप उनको इंडल्ज करेंगे और उनके जो वहाँ पे फैसिलिटेट जहाँ से वो होते हैं उनको आइसोलेट करके ही बात बनेगी। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी जा रही हैं और ये मेरे ख्याल में मामला जो खासकर जो मौजूदा हुकूमत है वो ये करना चाह रही है कि दोबारा जंग लगे जिसमें कुछ डॉलर मिले ताकि वो अपनी सियासत बेहतर कर सकें। जिसमें जो बड़ी मानी खेज इस वक्त खामोशी है वो JUIF की है। JUIF जो है वो हुकूमत भी करना चाह रही है और तालिबान के खिलाफ सख्त स्टांस भी नहीं लेना चाह रहे। तो उनका क्या मामला है, अभी तक किसी ने उनसे यह बात नहीं करी दी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात JUI की अफगान पॉलिसी क्या है, तालिबान से मुताल्लिक उनका क्या मामला है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि PDF में एक डोमिनेंट फैक्टर है मौलाना फजल रहमान और वो मेन लीडर है उनके। तो वो क्या इस सारी चीजों को एंडोर्स करते हैं और या अफगान तालिबान के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ जंग में, जो कि इस वक्त वेस्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है, कि वो दोबारा चाहते हैं। जब अमेरिका का अपना मामला था बिल्कुल सही तब उनका हुआ जी मैं एक सेकंड में, जब अपना मामला था तो फिर तो कतर में आपने बैठ के उनके साथ टॉक्स कर ली, अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा कर लिया। लेकिन क्या वजह है, जब पाकिस्तान पे मामला आता है तो फिर टॉक्स की मुखालफत की जाती है। ये जो दोगली पॉलिसी है, इसमें डायकॉटमी है इनकी पॉलिसी में। ये तो पॉलिसी अगर खुद टॉक्स कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे को कोई टॉक्स करने की बात करें तो उसको कैसे पहुंचे? चोई साहब खुद सिर्फ कतर में बैठ के मुज़ाकरात ही नहीं किए, बल्कि उसमें भी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान ने की, फैसिलिटेटर पाकिस्तान ही था। यानी अगर उनके लिए करें तो ठीक है, अपने लिए करें तो गलत है। जन्नत साहब, आपके ख्याल से जो इमरान खान साहब पर या उनकी पॉलिसी पर जो तालिबान के हवाले से है तनकीद कितनी जायज है या नाजायज है, और आपके नजदीक इस मसले का एक मुस्तकिल हल है क्या? देखिए, बात यह है कि तनकीद मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है। ये कुछ हमारी मजबूरियां भी हैं, कंपल्शंस हैं। दहशतगर्दी जो है, इसमें दो अवामिल होते हैं। एक तो दहशतगर्द को सेफ हेवन चाहिए, अगर वो उसको मिल जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको ढूंढना करना। यहां पे अफगानिस्तान में सेफ हेवन मौजूद है। दूसरा होता है उसको पैसा चाहिए, इनका और कोई तौर तरीका नहीं। यानी कोई कहते हैं कि शरीयत वगैरह, लेकिन ये चीज शरीयत वगैरह का कोई वो सिंसियर नहीं होते, इससे असल चीज पैसा है। वो इसलिए कि अगर उन्होंने 6-7 हज़ार फाइटर अपना तैयार किया हुआ तो उनको उन्हें तनख्वाहें भी देनी है, खाना भी देना है, वेपन भी लेने हैं, गोला बारूद भी, तो वो पैसा चाहिए। सो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको पैसा देती हैं। फिर वो जब पैसा मिलता है तो उसके बाद होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज मजबूर करती हैं कि जी हमें कुछ करके दिखाओ। तो वो जब तक कोई दहशतगर्दी का वाकया कर न ले उनको आइंदा पैसा नहीं मिलता। तो वो ये काम चलता रहता है। अब यहां पे चूंकि अफगानिस्तान ने ये हमसे वादा किया था, पूरी दुनिया से वादा किया था कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ और टेररिज्म नहीं होगा वहां से, तो पाकिस्तान ने यही उनसे कहा कि जनाब अब ये जमीन आपकी इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपने मुल्क में सबको आम माफी दी है, आप भी इनको माफी देके तो ले जाएं, हम इनको यहां मार नहीं सकते, उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते, आपके लोग हैं, आप इनको वापस पाकिस्तान ले जाएं, क्योंकि ये किसी और मुल्क में तो जा नहीं सकते, कोई और मुल्क उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पे उन्होंने इंसिस्ट करना शुरू किया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करे, क्योंकि ले जाना है अगर उनको पाकिस्तान में, तो यूं तो नहीं कहा जा सकता था कि अच्छा जी आप अपना बिस्तर उठाएं और उधर चले जाएं। तो उनसे पहले बातचीत करनी थी। तो बातचीत तब हुई और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2 सेक्रेटरी भी बैठते थे। हकानी नेटवर्क वाले हकानी साहब जो सिराजुद्दीन हकानी, वो फैसिलिटेट करते थे, ISI रिप्रेजेंट करती थी। इस तरह इसमें लोग थे जो मुज़ाकरात के लिए शरीक थे। उन्होंने जब अपने मुतालबा दिए और इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो उनको मैंडेट दिया था, वो उनसे कहा था कि मुतालबात वगैरह जो भी होंगे उनके, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर होने चाहिए, और आईने पाकिस्तान से हटके कोई चीज हुई तो वो आपने उससे उनसे इस पे बात नहीं करनी। तो आईने पाकिस्तान में रहते हुए जो भी उनके मुतालबात होंगे वो सामने लाएंगे और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद उनसे मुआहदा साइन किया जाएगा। लेकिन नौबत वहां तक आई नहीं। उनके मुतालबात थे कि जी फाटा को वापस फाटा बना दिया जाए। उनके मुतालबात थे कि जी आप आम माफी दें जिस तरह अफगानियों ने दी है, हमें
पाकिस्तान कहता था कि जी जिन्होंने कत्लो गारत की हम उनको माफी नहीं दे सकते, हम आम छोटे मोटे क्राइम वाले को तो माफी दे देंगे, दूसरों को हम कैसे छोड़ दें, हम लवाकिन को क्या जवाब देंगे। और फिर उन्होंने कहना शुरू किया जी जो शरीयत हम बताते हैं वो नाफिज करें। चुनाचे वो वहां पे बात रुक गई आके। तो मज़ाकरात को समझना चाहिए, मज़ाकरात ये इसलिए नहीं थे कि हम हर हालत में उनको, हम मजबूर है कि हर हालत में उनको पाकिस्तान लेके आना, नहीं, ऐसा नहीं था। मज़ाकरात पाकिस्तान आइन के अंदर थे और यही मज़ाकरात इसी वजह से फेल हो गए, वो आगे चल नहीं सके। लेकिन जनरल साहब, अफगान तालिबान की तरफ से एक ये भी नैरेटिव आ रहा है मीडिया पर कि हम नहीं है ये बेअमनी फैलाने में, ना हम इनको सपोर्ट करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इतने ही हों बेअमनी करने वाले तो हम जो बाकी रीजन के ममालिक हैं, ईरान है, चीन है, इंडिया है, वहाँ क्यों नहीं हम जाके अगर हम इनके पीछे हो तो हम वहाँ पे क्यों ना बेअमनी कर दें। तो पाकिस्तान के वो ये इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी ज़मीन जो है उनकी तरफ से कोई सपोर्ट है इन टीटीपी को। देखिए, टीटीपी को सपोर्ट डायरेक्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम इनको मना करते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के अंदर जाके ये कार्रवाइयां ना करो, लेकिन उन्होंने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वो ये कहते हैं कि हम डरते हैं कि अगर इनको हमने मारपीट की और ये इतने तादाद में ज्यादा हैं कि ये जाके मिल जाएंगे दाइश से, और दाइश पहले ही अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, अगर ये किसी और टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर अफगानियों के खिलाफ शुरू हो गए तो अफगानी फंस जाएंगे। सही। तो वो ये इनको वो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इनके साथ कुछ मसला हल हो ताकि उनकी भी जान छूट जाए, अफगानियों की भी, और यहाँ भी हमारे यहाँ कोई मसला आ जाए। लेकिन इसमें बड़ी खराबियां हैं। वजह यह है कि इन आदमियों का, इन लोगों का रोजगार जो है वही सारा गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसा लेना। पाकिस्तान में ला के इनको अगर रखा भी जाए, किसी तरह को तय भी पा जाए कोई चीज, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कल दोबारा ये काम नहीं शुरू करेंगे। कोई इनकी गारंटी देने वाला कोई बंदा नहीं है। तो इस वजह से ये बड़ा टफ मसला है कि इसको हल करना, मज़ाकरा वो भी अपनी जगह पे, लेकिन लड़ाई भी अपनी जगह पे ये चलती रहेगी और ये मसला रहेगा जब तक कि बाहर से इनको पैसा मिलता है और इनके छुपने की जगह बाहर मौजूद। राइट। और इन तमाम चीज़ों के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जी, चाहे हम कश्मीर की भी बात कर रहे थे, चाहे हम इस वक्त बात कर रहे थे तालिबान की, दहशतगर्दी की, या फिर सिक्योरिटी की बात करें, या फिर इकोनॉमी की बात करें, बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन इस वक्त एक कमज़ोर हुकूमत बज़ाहिर नज़र आती है कि जो इन तमाम चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। लेकिन बहरहाल इस टॉपिक को आगे किसी वक्त के लिए, हम मुश्किल खबरें तो हमेशा ही डिस्कस करते रहते हैं, सीरियस इश्यूज़, लेकिन एक अच्छी खुशगवार खबर भी है, उस पर भी मैं एक ज़रूर छोटा सा कमेंट ले लूँ। बिल्कुल आखिरी 1 मिनट रह गया। कोयटा में जो 27 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है जनाब, और यहाँ पर कोयटा के शहरियों के लिए एक खुशगवार तब्दीली है ये कि एक दोस्ताना मैच भी खेला गया है और कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और बड़ा इस पर जो है जिसको कहते हैं इसलिए भी बड़ा यादगार हुआ है कि 6 छक्के पड़े वहाब रियाज को इफ्तिखार अहमद की तरफ से, तो ये भी बड़े छाए हुए हैं इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। तो इमरान साहब, कितना खुशाइंद है कि ये एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में, कोयटा में इस तरह से बहाल हो रही हैं। समीना, बहुत ही खुशाइंदा। आपको याद होगा नासिर जंजुआ साहब जब वहाँ पे थे तो उन्होंने भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराई थी। और कोयटा जैसे शहर में देखिए जब अमन कायम और इस तरह के मामलात हों तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज स्टेडियम फुल भरा हुआ था और कोयटा और पेशावर ग्राउंड में घास नहीं थी, बस मैं ये देख रही थी। वो कोयटा में आजकल मौसम भी देखे ना किस तरह का, तो मामला ये वहाँ खुश्क सर्दी पड़ती है। मैं समझता हूँ वहाँ नया स्टेडियम में मैच का होना ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बढ़ के ये कि कोयटा और पेशावर ज़ल्मी जो है उनका ये नुमाइशी जो मैच था ये कोयटा आज जीता है। तो वैसे तो ये शाहिद अफरीदी साहब के जो शायकीन हैं उनके लिए एक इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि शाहिद अफरीदी जो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उनका ये आज क्राउड में नजर आखिरी मैच था ये। और उसी तरह से फिर ये जो आपने खुद जिक्र किया कि 6 छक्के लगना वहाब रियाज को, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्होंने वहाँ एक तमाशाइयों में मजीद जोश और जज्बा जो है वलवला वो फैलाया। तो ये अच्छी बात है इस तरह की एक्टिविटी। अल्लाह करे जी पाकिस्तान अमन का गहवारा बने और हम यहाँ पर अच्छे दिन देखें, ये बहारें, ये रौनकें वापस आएँ और पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हों और यहाँ पर जो मसाइल हैं उनको अल्लाह ताला हल करे। लेकिन अब तो लग रहा है कि जैसे दुआओं पर ही बात आ गई। जनरल अमजद शुएब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे सर प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को यही नाज़रीन समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।